अब आई है वित्त आयोग के बारे में। तब वित्त आयोग के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी से जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तब मुख्य रूप से यही 3-4 काम है आपको याद रखना है, ठीक है। और तो इसमें जो विटामिन बन रहा है वो किससे बनेगा? तो कृषि अपशिष्ट से बनेगा, गन्ना से बनेगा, मक्का से बनेगा, शैवाल से बनेगा, लकड़ी का जो अपशिष्ट है उससे बनेगा। मुख्य रूप से यह पूछ रहा है कि जो बायो एस्फॉल्ट है, जैव मूल एस्फॉल्ट है, बायो एस्फॉल्ट है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक जो PYQ था उसका एनालिसिस कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए कि कैसा लग रहा है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कहीं डाउट हो तो उसको बताइए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो उसको दूर किया जा सके। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग, किसकी बात कर रहा है? वित्त आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ध्यान देना है कि सही कथन पूछ रहा है कि गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो इन सब तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। तो अब आई है वित्त आयोग के बारे में। तब वित्त आयोग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वित्त आयोग क्या होता है ना, और इससे UPSC क्वेश्चन पूछते रहती है। तो बात आती है वित्त आयोग की। वित्त आयोग, ठीक है, इसका अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। कितना अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो मुख्य रूप से जो इसका काम है, क्योंकि इसका काम के बारे में ही पूछा है, ठीक है, इसका बॉडी के बारे में पूछा नहीं है। तो हालांकि मैं वित्त आयोग को अलग से ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि UPSC में PYQ में जितने सारे टॉपिक्स हैं सबको मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी मैंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसका मैं टॉपिक्स करा चुका हूँ, और फंडामेंटल ड्यूटी से जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इसका मुख्य रूप से 3-4 काम है, उसको याद कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो वित्त आयोग का काम है कि केंद्र और राज्य का, किसका? केंद्र प्लस राज्य का, सेंट्रल प्लस स्टेट के बीच क्या करना है? करों के वितरण की सिफारिश करना। करों के वितरण की सिफारिश करना, पहला काम क्या है। दूसरा काम क्या है कि राज्यों को अनुदान, राज्यों को यदि अनुदान वगैरह की ज़रूरत हो तो उसकी क्या करना है? अनुमोदन करना या सिफारिश करना, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है आपको कि हाँ, यदि राष्ट्रपति को कोई वित्तीय सलाह की जरूरत हो, वित्तीय सलाह, राष्ट्रपति को यदि कोई वित्तीय सलाह की जरूरत हो तो राष्ट्रपति को यदि कोई वित्तीय सलाह की जरूरत हो तो हम लोग, तो मुख्य रूप से यही 3-4 काम है इसको याद रखना है। पहला क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की या बंटवारे की सिफारिश करना। सिफारिश करता है, ये नहीं कि वितरण करता है कि जो भी कर वगैरह आया, जितना भी कर आता है, जो भी टैक्स आता है, उसको सिफारिश करता है कि राज्य को इतना मिलना चाहिए, केंद्र को इतना मिलना चाहिए, जो भी सिफारिश है वो करता है, ठीक है। अनुदान की, ग्रांट्स की, ठीक है, इसकी सिफारिश करता है कि राज्यों को दिया जाना चाहिए और किसी राज्य को ज़रूरत हो। तीसरा, यदि राष्ट्रपति को कोई वित्तीय सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो उसको उस समय वह सलाह देता है राष्ट्रपति को। तो मुख्य रूप से यही 3-4 काम है, आपको याद रखना है,
ठीक है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल सुझाव देता है, सिफारिश करता है, लागू करने का काम इसका काम नहीं है कि हाँ जाके लागू कर दिया। एग्जीक्यूटिव वाला काम इनका नहीं है, बस सुझाव वाला काम है, सिफारिश वाला काम है। अब आते हैं चीज़ें। पहला कथन कह रहा है कि वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी प्रवाह, बताइए, फॉरेन कैपिटल की तो बात करता ही नहीं है। क्या काम है इसका? यही 3 काम है, आपको याद रखना है। यही 3 जो 4 काम है आपको याद रखना है, ठीक है। तो विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता नहीं, इट इनकरेजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसका काम नहीं है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? कथन बी, वह सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बताइए। नहीं, सुगम बनाने का काम क्या? सुगम का मतलब क्या होता है? उसको आसान बनाना। तो आसान बनाने का मतलब कि जब आप उसमें भिड़िएगा नहीं तब तक आसान तो बनाइएगा नहीं। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो फाइनेंस कमीशन है या इस सब काम क्या, केवल सुझाव देना है, सुगम वो बनाने का काम इससे नहीं होता है, इसलिए अभी गलत है। और क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में, मैंने अभी जो 3 जो इनके काम लिखवाए हैं इसमें मैंने है, इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, तो ट्रांसपेरेंसी के बाद वित्त आयोग का नहीं है, केवल सिफारिश का बात है, सुझाव का बात है। ट्रांसपेरेंसी काम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का जैसे काम है तो कर ही नहीं रही है। जो हमारे शिक्षा मंत्री है, ठीक है, वो पेपर लीक पर उनको इस्तीफा देना है, अकाउंटेबिलिटी उनका चाहिए, तो वो तो अपना पारदर्शिता दिखा ही नहीं रहे हैं, वो तो ट्रांसपेरेंसी दिखा ही नहीं रहे हैं। ये तो वित्त आयोग है, तो इसलिए क्या है, ये सब गलत है, ठीक है। सुनिश्चित करना, इंश्योर करना, तो ये सब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको इनका काम पता है तो इससे बन जाएगा। यदि ना पता हो काम, तो इसमें आपको एक चीज़ क्या याद रखना है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ठीक है। उसमें समिति की कमिटी, हाँ, कमिटी की बात की गई है और कमीशन आयोग की। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, इसका काम होता है केवल सुझाव देना, सुझाव या सिफारिश करना, सिफारिश करना, इंश्योर करना, लागू करना, सुगम बनाना, इन सब में इनका कोई योगदान नहीं है। तो ये काम कौन करता है? अगर कोई अथॉरिटी हो, अथॉरिटी शब्द हो तो इसका काम होता है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं अगर रहे तो इस सब का काम होता है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, ठीक है। इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि कोई अथॉरिटी बॉडी हो, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो उस सब का काम होता है इम्प्लीमेंट करना या इंश्योर करना। अगर कोई कमेटी शब्द आ जाए, आयोग शब्द आ जाए, समिति जो है, इस सब का काम होता है केवल सुझाव देना, ठीक है। हाँ, सिफारिश करना, लागू करने का काम केंद्र सरकार का होता है, ठीक है, संसद का होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 करा, क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था हिंदी में बोलते हैं, क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब है कि जहाँ लेन देन ना हो रहा हो। लेन देन से मतलब हो कि जहाँ आयात और निर्यात ना हो रहा है। मान लेते हैं कि यह हमारा कोई अर्थव्यवस्था है, तो पूरी तरह से पैक है यह, तो किसी तरह से यहाँ से लेन देन नहीं हो रहा है क्योंकि बंद है, ना आयात हो रहा है
ना इधर से चीज़ें जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई है। तो बंद अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब होता है कि आयात और निर्यात नहीं होता है। यही अगर खुला रहता तो एक्सचेंज होता रहता, आयात निर्यात होता रहता, खरीद फरोख्त होता रहता, ठीक है। तो सीधा सा मतलब होता है तब मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नहीं होती है, गलत बात है। घाटे की व्यवस्था होती है, गलत बात है। केवल निर्यात होता है, यह भी गलत बात है। ना तो निर्यात ना ही आयात, यही सही है। तो बंद अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब है कि ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ठीक। आसान था वह। प्रश्न संख्या 43, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आइए विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ रही है। यहाँ पे शब्द किया है स्टेडली, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। स्टेडली का मतलब होता है तेजी से, यहाँ भी स्टेडली है मतलब तेजी से। तो कह रहा है विगत 5 वर्षों में। प्रश्न संख्या कब का है? 2011 का है, तो उसके पहले 5 वर्षों की बात कह रहा है। तब विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है, मतलब स्टेडली हो रहा है, इसका यूज किया है। तो देखो सिंपल सा बात है, इसमें अब 5 वर्ष की जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ रेट तो याद करेंगे नहीं हम लोग, कि डेटा याद करेंगे नहीं, इतना समय तो है ही नहीं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, कितना याद करेगा आदमी। सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ता ही रहे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि देश दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि अब चीज़ें ग्लोबली हो गई है, ठीक है। कहीं का इफेक्ट कहीं पर पड़ रहा है। अभी उदाहरण के रूप में अमेरिका और ईरान का और इजराइल का जो युद्ध हुआ, जिसमें तेल की और गैस का दाम बढ़ गया, बताइए युद्ध कहाँ हो जा रहा है, इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। तो अर्थव्यवस्था धीमी होगी कि नहीं धीमी होगी, चीज़ें गड़बड़ाएगी कि नहीं गड़बड़ाएगी। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा तो तेल का दिक्कत हो गया था, चीज़ें और मुझ, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो अब हम कहें कि लगातार बढ़ रहा है तो पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरा लॉजिक की बात है कि मान लेते हैं कि अगर लगातार बढ़ता ही रहे तो मुश्किल है। हम सपोज दैट कि मान लेते हैं कि अभी भारत का अर्थव्यवस्था 5% है, अगले साल 6, फिर 7, अगर 1% बढ़ जाए तो 20 साल में तो 20% हो जाएगी, तो कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही होता है, क्योंकि देश दुनिया में चीज़ें चलती रहती है, कभी शेयर मार्केट गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था भी गिरती रहती है। तो कभी भी लगातार बढ़ता रहे, तेज़ी से बढ़ता रहे, इस तरह कथन हो, आँख बंद करके उसको गलती कर दे, उसको प्रैक्टिस कर दे कि भाई गलत होगा। उसके अलावा दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि कितना डेटा याद कीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भाई अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ नहीं सकती है, तब प्रति व्यक्ति में जो पर कैपिटा इनकम है, यह लगातार कैसे बढ़ सकता है भाई, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि और सहपद गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। किसके वितरण में बात की जा रही है, ऋण के वितरण में किसकी हिस्सेदारी है। अच्छा, ऋण मतलब कर्ज चाहिए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट शेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। कहाँ देना है, एग्रीकल्चर और उससे संबंधित अलाइड एक्टिविटी और उससे संबंधित जो है जो गतिविधियाँ है उसमें, ठीक है, ऋण की बात हो रही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे ज़्यादा ऋण देता है, किसको, कृषि और कृषि संबंधी जो गतिविधि है उसको ऋण देता है। पहला है कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक, तीसरा है सी है रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की। चलिए अब देखिए, पहला बात है कि नॉलेज तो ये बन ही जाएगा, ठीक है, लेकिन जब नॉलेज ना रहे तो फिर कैसे बनेगा, तो हम बताते हैं।
चौथा 44 का जो ए है, आप देखना है किसकी बात करिए, कमर्शियल बैंक की बात करिए। जब भी हम कमर्शियल की बात करते हैं तो मतलब व्यापार की बात करते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ अर्थव्यवस्था होगी, बहुत बड़ी जो बैंक होगा, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंकें होती है वो मुख्य रूप से काम मतलब होता है ऋण देना है, व्यापार करना है, शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, कमाने का उद्देश्य होता है उसका, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक। अच्छा, और तो कमर्शियल जो बैंक होते हैं आप देखिएगा, जैसे कि इसमें आ जाता है आपको SBI, HDFC, ICICI, ये सब क्या है, और भी सारे बैंक है। तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो जो SBI है, HDFC है, ये सब क्या है, बहुत बड़ा बैंक है। तो जब बड़ा बैंक है तो इसके पास क्या होगा, पैसा भी ज़्यादा होगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तो ऋण भी ज़्यादा देगा। सपोज दैट आप अपने भी गांव में, अब जहाँ भी आपका गांव हो, ठीक है ना, अगर बहुत गांव है आपका, शहर नहीं है, तो वहाँ बताइए कि वहाँ HDFC का बैंक है, बताइए वहाँ ICICI का बैंक है, नहीं है, नहीं होगा। वहाँ SBI का भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस बैंक कहाँ होता है, जहाँ जिला होता है, जो शहरी चीज़ें होती है, जो विकसित चीज़, जहाँ विकसित शहर होता है, वहाँ पे होता है ये सब बैंक। जैसे मान लेते हैं कि मेरे गांव का नाम है श्रीपुर हो गया, रजवाड़ा के बगल में गांव है। अब वहाँ पे HDFC का खाता खुल जाएगा, बैंक खुल जाएगा, तो वहाँ पे काम होगा, वो किसको लोन देगा वो। तो इसीलिए ये कमर्शियल पर्पज से बैंकें होती है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपको 5,000 10,000 रुपये का ज़रूरत होता है तो आप अपने बगल किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी से पैसा मांग लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप किसी रिश्तेदार से मांगेंगे तो वो देगा नहीं। तो आप जाते हैं कहाँ, महाजन के पास जाते हैं, महाजन के पास जाते हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा। तो आपसे कुछ सोना गिरवी रखता है, कुछ ज़मीन गिरवी रखता है, या आपका अगर क्रेडिट अच्छा है तो उस पर आपको लोन देता है। उसी तरह कि आपको छोटा मोटा लोन लेना होगा तो कोऑपरेटिव बैंक में जाइएगा, रीजनल रूरल बैंक है उसमें जाइएगा, देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुला होता है बैंक, यहाँ पे जाइएगा। लेकिन जब आपको बड़ा लोन लेना होगा तो आप कहाँ जाइएगा, कमर्शियल बैंकों में जाइएगा आप। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा, यह सब आंसर नहीं होगा, ये सही है, ये सब नहीं होगा। जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसका मुख्य रूप से काम है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो वित्तीय व्यवस्था है उसको क्या करना है, सुदृढ़ करना है, सही करना है। हाँ, ऋण भी देता है, ऐसा बात नहीं कि यह ऋण नहीं, यह भी ऋण देता है, लेकिन छोटा मोटा ऋण देता है। उसी तरह रीजनल रूरल बैंक है, यह भी ऋण देता है, लेकिन खास करके इसका काम है जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। माइक्रो फाइनेंस भी, यह भी उस तरह की व्यवस्था है। तो इन शब्दों के बिना अगर नहीं पता है तो कॉमन सेंस से बनेगा। चलो अब नॉलेज से क्या बनेगा, तो RBI का एक रूल है, RBI का एक रूल है कि जो भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनका 40% किसको देना है, PSL। PSL का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या है, तो इसमें आ जाएगा कृषि, शिक्षा, MSME, ETC जोड़ देते हैं। तो जो कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, MSME हो गया, या और सारी चीज़ें हो गई जो, तो उसको क्या करता है कि बढ़ावा देने के लिए ये रखा गया। तो RBI का रूल है कि जितना भी कमर्शियल बैंक है उनका जितना हिस्सा है उसके 40% किसको देना है, कर्ज, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है कि कृषि में ऋण देना है, शिक्षा में ऋण देना है, जो छोटे मोटे बड़े जो उद्योगपति है,
छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उसमें क्या करना है, निवेश करना है, उसको मतलब लोन देना है, यह निश्चित है, करना ही है। ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर कोई भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसका 1000 करोड़ रुपया है, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो उसका 40% इसका कितना आ जाएगा, 400 करोड़। 1000 का 40% निकालते हैं, खत्म खत्म खत्म, कितना आ जाएगा, 400 करोड़। क्या करना है, लोन देना है। कहाँ लोन देगा 400 करोड़ का, ये PSL में। PSL का मतलब कृषि में, शिक्षा में, MSC में, एकदम तय है, देना ही है। तो इस तरह से चीज़ें समझ में आ सकती है। और दूसरा जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका 10 से 12%, और रीजनल रूरल बैंक है इसका भी उतना ही 10 से 12% के आसपास क्या करता है वह, बैंकों को मतलब जो कृषि या जो स्वसंबद्ध क्षेत्र है उसको क्या करता है, वह ऋण देता है। ठीक है। और अगर इसका देख लिया जाए तो समझ में आ गया आपको 44 का। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा A। 45 देखते हैं। 45 नंबर में क्या है कि केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फॉल्ट, इंग्लिश से बोलते हैं बायो बेस्ड एस्फॉल्ट, इसको आसान भाषा में बायो एस्फॉल्ट बोलते हैं, पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। अच्छा, इस पदार्थ का क्या महत्व है, तो बजट फजट छोड़ दीजिए, छूट प्रदान करेंगे ये भी छोड़ दीजिए। मुख्य रूप से यह पूछ रहा है कि जो बायो एस्फॉल्ट है, जैव मूल एस्फॉल्ट है, बायो एस्फॉल्ट है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करना है। अब 11-12 में क्या बजट में छूट दिया है उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। कथन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कथन पढ़ने से मालूम सबसे पहले कि आपको जो बायो एस्फॉल्ट है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपको बायो एस्फॉल्ट के बारे में पता नहीं होगा या प्रश्न नहीं बनने वाला। ठीक है, तो बायो एस्फॉल्ट से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, एक होता है बिट एस्फॉल्ट। ठीक है, सीधे एस्फॉल्ट, इसमें बायो शब्द नहीं लगा है। सबसे पहले समझिए कि एस्फॉल्ट होता क्या है। तो एस्फॉल्ट मिलता है 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। कौन, इसमें बनता है बिटुमिन प्लस गिट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट्स, प्लस रेत के कण, रेत कण। ये 3 चीज़ जब मिलता है तो क्या बनता है, एस्फॉल्ट बनता है। अब सबसे पहले बात समझते हैं कि गिट्टी, तो आप समझते हैं कि गिट्टी क्या होता है, रेत का कण समझ रहे हैं कि रेत का कण क्या होता है। अब समझना है कि बिटुमिन होता क्या है। तो बिटुमिन का कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम से जो निकलने वाला जो पदार्थ होता है, जो काला काला होता है, जिसको कभी सामान्य भाषा में कभी कभी लोग अलकतरा बोल देता है, टार। तो अलकतरा और बिटुमिन दोनों अलग है, लेकिन मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। जो बिटुमिन होता है वो भी काला पदार्थ होता है और वह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, वाटर प्रूफ होता है। तो इसको और गिट्टी को मिला करके क्या करता है, एस्फॉल्ट बनाया जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक और चीज़ बताना है हमको कि जब रोड बनती है तो एक देखते हैं कि गिट्टी, बालू, सीमेंट, ठीक है, उससे मिल करके, यह एक तरह का सीमेंट ही है। क्या है, एक तरह का सीमेंट ही है। तो एक जो रोड बनता है, गिट्टी, बालू, सीमेंट मिला करके रोड बनता है। ठीक है, हाईवे वगैरह देखे हैं बनते हुए, तो उसमें क्या करता है कि जो काला जो रोड होता है, जो बना होता है, तो वही एस्फॉल्ट का रोड बना होता है। ठीक है, एस्फॉल्ट का कहने का मतलब कि बिटुमिन का भी होता है, माने अलकतरा टाइप का जो होता है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ब्लैक कलर का जो चीज़ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें गिट्टी को मिला करके और रेत कण मिला करके रोड बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होता है ना, और यह बिटुमिन किससे प्राप्त हो रहा है, पेट्रोलियम से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक शब्द आया हुआ है इसमें, क्या, इसमें शब्द आया हुआ है बायो एस्फॉल्ट। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं।
अब जुड़ गया है बायो शब्द। तो बायो शब्द जुड़ गया है, इसका कहने का मतलब है अब कि जो जैविक, बायो मतलब क्या है, जैविक, जैविक। तो जो भी जैविक कचरा हो गया, जैसे जैविक कचरा मतलब इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा कृषि, कृषि अपशिष्ट। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, गन्ना, मक्का, उसके बाद शैवाल, और भी लकड़ी का अपशिष्ट। तो ये जब सारी चीज़ें आपको मिलेगी तो ये सब आता है बायो कचरा में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या बनाया जाता है, अब इन सारी चीज़ों को मिला करके बनाया जा रहा है बिटुमिन। ये बिटुमिन किससे बन रहा है, तो ये पेट्रोलियम से बन रहा था। किससे बना था, पेट्रोलियम से बना हुआ है। अब ये बिटुमिन किससे बन रहा है, तो ये बिटुमिन बन रहा है किससे, कृषि अपशिष्ट से, गन्ना से, मक्का के, शैवाल से, लकड़ी का जो अपशिष्ट है, मतलब बायो जो कचरा है उसको ह्यूमन खुद से बना करके प्रोसेस करके क्या बना रहा है, बिटुमिन बना रहा है। अब इसमें जुड़ जाएगा गिट्टी प्लस कथी, रेत कण, तो क्या बनेगा, ये बायो एस्फाल्ट बनेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। फिर से समझते हैं चीज़ें। एस्फाल्ट मतलब क्या होता है, तो एस्फाल्ट का मतलब होता है बिटुमिन प्लस गिट्टी प्लस रेत कण, ये जब तीनों मिलता है तो हम लोग बोलते हैं एस्फाल्ट, एस्फाल्ट बोलते हैं। अब बिटुमिन क्या है, तो बिटुमिन एक तरह काला तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो वाटर प्रूफ होता है, और यह किससे बनता है, तो पेट्रोलियम को प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, इसको बिटुमिन बनता है। और यह एक तरह का सीमेंट होता है जिसमें गिट्टी और रेत कण मिला करके हम लोग सड़कें बनाई जाती है। ठीक है, तो इन तीनों के मिश्रण को हम लोग एस्फाल्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि यह अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय का मतलब नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, मतलब इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पेट्रोलियम है, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस है, इसको क्या है कि दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पेट्रोलियम से बन रहा है, एक बार उसका स्टॉक खत्म हो गया फिर खत्म हो गया चीज़ें, फिर बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं उसको। अब आता है बायो एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट में क्या शब्द लग गया है, बायो। तो बायो मतलब होता है जैविक, मतलब जैविक कचरा को मिला करके जब हम बनाते हैं चीज़ें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो उसको बायो एस्फाल्ट बोलते हैं। तो इसमें जो बिटुमिन बन रहा है वो किससे बनेगा, तो कृषि अपशिष्ट से बनेगा, गन्ना से बनेगा, मक्का से बनेगा, शैवाल से बनेगा, लकड़ी का जो अपशिष्ट है उससे बनेगा। तो इससे क्या कर रहा है, बिटुमिन बन रहा है, तो बायो बिटुमिन हो गया। अब इसमें गिट्टी और रेत कण मिल जा रहा है तो क्या बन गया, बायो एस्फाल्ट बन गया। तो ई नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय होगा, तो ई होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय क्यों, क्योंकि इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कृषि है, फिर से कृषि कर लेंगे, गन्ना फिर से उगा लेंगे, मक्का फिर से उगा लेंगे, लकड़ी फिर से उगा लेंगे। तो ये सब क्या है कि रिन्यूएबल है, माने पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गई। अब हम प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, कथन एक कि पारंपरिक एस्फाल्ट, ट्रेडिशनल एस्फाल्ट। ट्रेडिशनल एस्फाल्ट का मतलब कि सिंपल एस्फाल्ट की बात बोल रही है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट, हाँ बायो एस्फाल्ट पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। बिल्कुल, जीवाश्म ईंधन का मतलब समझते हैं क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जिसमें जीव का अंश पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन में आता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस,
डीजल, तो ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन आता है। तो कह रहा है कि जो एस्फॉल्ट है, पारंपरिक एस्फॉल्ट है, जो मतलब कि जो ई वाला बात है, ई एस वाला एस्फॉल्ट की बात बोले, इसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक एस्फॉल्ट भी, पुराना वाला, पारंपरिक मतलब पुराना वाला। तो यहाँ देखते हैं चीज़ें, तो पारंपरिक एस्फॉल्ट के विपरीत बायो एस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। बिल्कुल, यह जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है, तो जैविक कचरा पर, कृषि अपशिष्ट पर, गन्ना अपशिष्ट पर, मक्का पर, शैवाल पर, लकड़ी का अपशिष्ट पर। तो इसलिए क्या है, यह कथन क्या है, सही हो जाएगा, पहला सही है। ठीक, चलिए, तो पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी तो नहीं होगा, सी में नहीं है। दूसरा देखते हैं, बायो एस्फॉल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित होता है। नहीं भैया, अभी ने बताया है कि जो हमारा बायो एस्फॉल्ट है किससे हो रहा है, नवीकरणीय से। तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा। तो जब दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यह नहीं होगा, सी तो नहीं करेगा, डी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं कि बायो एस्फॉल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। तीसरा सही है, बिल्कुल, जो बायो एस्फॉल्ट है जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित होता है, इसलिए तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कि बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। हाँ, एक और चीज़ है कि जब बायो एस्फॉल्ट से जब सड़कें बनाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वह बहुत ज़्यादा कम हीट होगा। जब कम हीट होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वह कम होगा। तो वह जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तब पारिस्थितिकी के लिए वो बेहतर होगा। तो पारिस्थितिकी के लिए बेहतर होगा मतलब उसके क्या होगा, अनुकूल होगा। इसलिए बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की सतह पर सतह बिछाना अनुकूल है। इसलिए अभी सही क्या है, तो 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। और बायो एस्फॉल्ट से जो सड़कें बनाई गई है वह नागपुर से मंदसौर के बीच में, नागपुर से मंदसौर के बीच में 1 किलोमीटर का जो सड़क है उसको बनाया गया है, NH44, याद रखिएगा, NH44। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो, समझ में ना आए, तो बेहिचक आप कमेंट में आकर के बता सकते हैं, मैं उसको पुनः समझा दूंगा।